बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 28 जुलाई और दिन है मंगल का। आज अगर थोड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल हो जाएं तो पेश की माजरत, क्योंकि आज होने वाली है बहुत ही खुलकर बात और वो तमाम मामलात जो पसे पर्दा रहे हैं आपसे और बंद कमरों में डिस्कस हुए हैं, आज वो सब आपके सामने लाने वाला हूँ। पिछले 24 घंटों के दौरान हुकूमत मुखालिफ एक महाज जो आपको सरगर्म होता हुआ नज़र आ रहा है और अचानक से एक सियासी मंजरनामे पर हलचल नज़र आ रही है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। बहुत बड़े और अहम मुहर्रकात हैं और आपने अपोजिशन की जानिब से अक्सर ये कहते सुना है कि एनआरओ वो भी इस हुकूमत से हम क्यों मांगेंगे, लेकिन ये बात गलत है। एनआरओ मांग लिया गया है और बंद कमरे के इजलास में मांगा गया है और हुकूमत से कहा गया है कि अगर ये एनआरओ ना दिया गया तो फिर एफएटीएफ के मामले पर आपकी हमायत नहीं हो सकेगी। यानी हुकूमत से डील करने की कोशिश की जा रही है, वो भी मुल्की मुफाद पर समझौता करते हुए। लेकिन इसमें बड़ा ट्विस्ट उस वक्त आया जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज अपने सियासी कैरियर का सबसे अहम और बड़ा फैसला किया। और फैसला यह था कि बंद कमरे इजलास में अपोजिशन ने जो डील करने की कोशिश की है, इस डील को अवामी सतह पर लाया जाए और अवाम को बता दिया जाए कि हुकूमत क्या करने जा रही है और इसकी राह में रोड़े अटकाकर हुकूमत के हाथ पांव बांधकर अपोजिशन किस तरह से ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश कर रही है। सिचुएशन इस वक्त यह है कि एफएटीएफ के मामले पर हुकूमत को 4 बिल्स फौरी तौर पर मंजूर कराने हैं असेंबली से और हुकूमत के पास इस वक्त अक्सरियत नहीं है। ये बिल मंजूर कराने के लिए अपोजिशन के सहारे की ज़रूरत है और अगर ये बिल पेश ना हुए तो अक्टूबर में पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से नहीं निकल सकेगा। और हमारे पास टाइम इस वक्त कम है क्योंकि ये कानून मंजूर कराने के बाद रिपोर्ट एफएटीएफ को इन्हीं दिनों में अरसाल करनी है। अब इस मामले पर अपोजिशन ने शुरू की है हुकूमत से एनआरओ की डील और इस डील का बहुत ही भयानक एक मंजरनामा कल बंद कमरे के इजलास में पेश किया गया और ये मुख्तसर सा इजलास उसी वक्त ख़त्म हो गया जब अपोजिशन ने अपने 35 मुतालबात या अपनी 35 तजावीज़ हुकूमत के सामने रखी और कहा कि अगर एफएटीएफ के मामले पर आपको हमारी हमायत चाहिए तो बदले में ये सब करना पड़ेगा। और कल तक तो ये सारा मामला एक बंद कमरे के इजलास में था, जिसके हवाले से जो इतलात मेरे पास थी वो मैंने आपको बताई। लेकिन आज ये मामला एक और बंद कमरे में डिस्कस हुआ, यानी वज़ीर आज़म हाउस में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज करीबी रहनुमाओं से मुशावरत की और इन रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म को बताया कि अपोजिशन बदले में हुकूमत से क्या मांग रही है। वज़ीर आज़म ने 2 टोक अंदाज में कहा है कि कौम ने मुझे बहुत इज्जत दी है, मान दिया है, मैं करप्शन के मौजू पर सौदेबाजी नहीं कर सकता। इस वक्त शदीद मुश्किल में है हुकूमत। अगर ये 4 बिल मंजूर ना हुए तो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान नहीं निकल सकता। लेकिन क्या इस सारे मामले पर करप्शन के ऊपर समझौता कर लिया जाए और तमाम मुतालबात मान लिए जाएं? वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2 टोक अंदाज में हिदायत दी कि अपोजिशन की ये ब्लैकमेलिंग का सारा मामला अवाम के सामने रखें और अवाम को बताएं और उन्हें फैसला करने दें कि इस वक्त जब मुल्की मफाद सबसे ज़्यादा मुकद्दम होना चाहिए था, उसका इस्तेमाल करते हुए या उसकी आड़ में अपनी करप्शन बचाने के लिए किस तरह से हुकूमत से एनआरओ मांगा जा रहा है और ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। शाह महमूद कुरैशी वज़ीर आज़म हाउस से निकले और सीधा पहुंचे पार्लियामेंट में, जहां पर उन्होंने दिया एक पॉलिसी स्टेटमेंट और अपनी धुआंधार तकरीर में उन्होंने बताया कि एफएटीएफ के हवाले से हुकूमत के पास वक्त कम है, लेकिन अपोजिशन इस मामले पर पैकेज डील करना चाहती है। अब ये पैकेज डील क्या है और इसके तहत हुकूमत से किस तरह से एनआरओ मांगा जा रहा है, आप ज़रा ये तजावीज़ सुनिए जो अपोजिशन ने दी हैं। और हैरानी इस बात की है कि ये तजावीज़ देने वाली जो अपोजिशन है उसके बहुत से अरकान जो इस कमेटी में शामिल हैं वो खुद नैबज़दा हैं। दिल पर हाथ रख के बताएं कि क्या ये मुतालबात तस्लीम करने के काबिल हैं या इनके ऊपर डिस्कशन भी हो सकती है। क्या कोई ज़ी शऊर बंदा ये समझ सकता है कि ये मुल्की मफाद में किया जा रहा है सब कुछ? आप मुतालबात सुनिए। पहला मुतालबा, चेयरमैन नैब के इख्तियारात में कमी कर दी जाए और साथ साथ मुद्दत मुलाजमत में भी कमी की जाए। हुकूमत यह मुतालबा मानने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि इख्तियारात और मुद्दत मुलाजमत का तयन साबिका दौर में यही अपोजिशन जमातें कर चुकी हैं।
अब आगे चलिए, दूसरा मुतालबा ये है, ये नवाज शरीफ को ज़रा ध्यान में रख के आप ये मुतालबा इनका ज़रा सुनिए कि अगर कोई नैब से सज़ा याफ्ता है तो वो पार्लियामेंट का रुकन बन सके। यानी ये तो सीधा सीधा ये है कि एक बंदे ने करप्शन की है, इस मुल्क का पैसा लूटा है, नैब ने उसे सज़ा दिया और आप मुतालबा कर रहे हैं कि वो दोबारा आ जाए मेंबर कौमी असम्बली बन के और दोबारा वज़ीर आज़म बन जाए, दोबारा से वो सारा कुछ कर सके। कमाल बातें करते हैं। आगे चलिए, कानून कहता है कि सज़ा याफ्ता जो शख्स है वो अवामी ओहदा रखने के लिए 10 साल तक नाअहल हो जाता है। अपोजिशन क्या मुतालबा कर रही है कि इसकी सज़ा कम करके 5 साल की जाए, यानी 5 साल तक की नाअहली रखी जाए। अब आप बताइए, अगर किसी ने करप्शन की है, मैं तो कहता हूँ उसको सारी ज़िंदगी के लिए नाअहल कर दो, और अपोजिशन मुतालबा कर रही है कि नहीं 10 से कम करके 5 साल करें। किसको बचाने की ये कोशिश हो रही है और क्यों हो रही है? हर किसी को पता है कि ये एनआरओ किसके लिए मांगा जा रहा है। और सबसे हैरानकुन मुतालबा जो किया गया है अपोजिशन की जानिब से, ज़रा वो भी सुनिए। कहा गया है कि 1 अरब से कम करप्शन का केस नैब को ना भेजा जाए, यानी एक हलाल करप्शन और हराम करप्शन का एक बेंचमार्क सेट किया जा रहा है कि अगर 99 करोड़ 99 लाख 99 हज़ार 9999 रुपए की करप्शन हो तो वो नैब के पास नहीं जा सकता केस, इससे ज़्यादा हो तो नैब के पास चला जाए। चलें, हमने कम करनी है, 1 अरब से कम कर देते हैं। तो मतलब यहाँ पर भी सियासत की जा रही है। आपको चाहिए कि आप 1 रुपए की करप्शन करने वाले के ऊपर भी एतराज़ उठाएं कि ये 1 रुपए की करप्शन हुई है, इसका भी हिसाब हो। आप कह रहे हैं कि बेंचमार्क सेट कर दिया जाए, मतलब कि 1 अरब रुपए से कम की अगर किसी ने करप्शन किया तो नैब उसे ना पकड़े। इधर बकरी चोरी करने वाला जो है उसको फौरी तौर पर पकड़ लिया जाता है। मतलब कोई तरीका, कोई सेंसेस, कोई शऊर रखने वाला बंदा किस तरह से ये तजावीज़ मान सकता है? अगर वफाकी हुकूमत ने ये तजावीज़ मान भी ली तो आपको लगता है कि अवाम उनको छोड़ेगी? अब इससे भी एक कदम आगे चलिए, FATF के ब्लैक लिस्ट में जाने से बचने के लिए आपको मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग से मुतालिक जो कानून साजी है उसको मुकम्मल करना है, उसको रोकने के लिए कानून साजी करनी है। अब अपोजिशन ने क्या तजवीज़ दी है कि मनी लॉन्ड्रिंग समेत गैर मुल्की अकाउंट्स और असासे नैब कानून से निकाल दिए जाएं। यानी किसी के पास अगर बाहर कोई असासा पड़ा हुआ है या किसी ने मनी लॉन्ड्रिंग की है तो वो नैब की जुरिस्डिक्शन में आए ही ना। तो नैब क्या करे फिर? नैब तो फिर बंद कर देना, यही मतलब है ना कि ताले लगा दें, नैब को ख़त्म कर दें इदारा। अगर ऐसा हो भी जाए तो फिर FATF के मुतालबात तो नहीं पूरे हो सकेंगे, फिर वो उसकी ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान कैसे निकलेगा? कैसे पाकिस्तान ये अफोर्ड कर सकता है? आज थोड़ी देर पहले ही बैरिस्टर शहजाद अकबर जो वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए एहतसाब हैं उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि अपोजिशन के 35 जो मुतालबात हैं उनका मतलब है कि नैब को बंद कर दिया जाए और FATF के बदले में हुकूमत से जो कुछ मांगा जा रहा है वो PTI की तो क्या कोई भी हुकूमत नहीं दे सकती। कोई भी हुकूमत ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि इतना बड़ा कंप्रोमाइज़ किया जाए और खुलेआम NRO दे दिया जाए। उन्होंने अपील की है कि कौमी सलामती के मामले पर इतनी बड़ी ब्लैकमेलिंग ना की जाए। ये कानून साजी हुकूमत के लिए नहीं है, इस मुल्क के लिए है, इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए है। हुकूमतें आती जाती रहेंगी। अगर पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकल गया तो इसका किसी एक हुकूमत को नहीं, पूरे मुल्क को और इसकी 22 करोड़ आवाम को होने वाला है फ़ायदा। दूसरी तरफ अगर आप अपोजिशन का मजबूत होता हुआ इत्तेहाद एक बार देख लें, इस पर नज़र दौड़ाएं। अब से थोड़ी देर पहले ये सारे के सारे टेलीविज़न स्क्रीन्स पर आकर अपना अपना भाषण दे रहे थे कि ये हुकूमत नाकाम हो गई, हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाएँगे, APC बुलाएँगे, मुशावरत होगी, ईद के बाद हम कोई लाहेअमल तैयार करेंगे। ये सारा लाहेअमल अवाम की हमदर्दी के लिए नहीं है। ये मत सोचें कि ये आपके खैर ख्वाह हैं। अवाम की हमदर्दी अगर होती तो ये इतना नुकसान पहले भी ना करते और अभी भी डट कर खड़े होते कि करप्शन करने वालों को इससे भी ज़्यादा सख्त सज़ाएँ दी जाएँ। जो बंदा करप्शन करने वालों के लिए नरमी की या रियायत की बात करता है वो समझ लीजिए ना इस मुल्क का खैर ख्वाह है ना आपका खैर ख्वाह है। ये महाज इसी तरह चलते रहेंगे, कोशिश जारी रहेगी NRO की, लेकिन तकलीफ़ यही है कि NRO नहीं मिल रहा और ना मिलने वाला है। इसी तरह ईद के बाद एक बार फिर से ये अपोजिशन जमातें सारी इकट्ठी होंगी और आपको APC के नाम पर बहुत कुछ देखने को और सुनने को मिलेगा। लेकिन ना जमहूरियत को ख़तरा है और ना इस मुल्क के एहतसाब के अमल को। अगर ख़तरा है तो ऐसे लोगों से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और जो ऐसे मामलात हैं जो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं उनको है, क्योंकि पाकिस्तान के मफाद के ऊपर समझौता करने वाले लोग
पाकिस्तान के खैर ख्वाह नहीं हो सकते। अगर कोई सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर दिए आज तो उसके लिए मैं पहले भी माज़रत कर चुका हूँ, एक बार फिर माज़रत कर लेता हूँ। लेकिन जहाँ पर मुल्की मामलात की बात आ जाती है वहाँ पर आप, मैं और सब लोगों को अपने अपने इख्तलाफात भुला देने चाहिए और सबको मिलकर पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए। कर्ज़ा कमीशन के हवाले से कुछ अपडेट्स हैं। आप लोगों ने पूछा हुआ है कि कर्ज़ा कमीशन का क्या बना, अब वो कब अपनी रिपोर्ट दे रहा है और कहाँ पर सो गया। हम सब लोगों को इंतज़ार है, कब से ढूंढ रहे हैं कहाँ गया कर्ज़ा कमीशन। तो इस बारे में कुछ अपडेट हैं। हुकूमती हलकों में भी थोड़ी तशवीश है और आज एक अहम ख़त लिखा गया है वफाकी वज़ीर की जानिब से। उनके पास कुछ सबूत और शवाहिद भी थे जो उन्होंने जमा कराए हैं। कल इस बारे में आपके साथ तफसील से बात करूँगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना, पाकिस्तान का और अपने आसपास लोगों का बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।